नमस्कार, मैं समृद्ध मिश्रा आपका स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम मुलाकात खास में। और आज हम मौजूद हैं भारतीय विद्या भवन में। भवन के देश भर में कई सारे केंद्र और कई सारे सेंटर्स हैं। उन्हीं में से एक है सेंटर फॉर इंडोलॉजी और उसकी डीन है डॉक्टर शशि बालाजी। वही हमारी आज की खास मेहमान है जिनके साथ हम करेंगे मुलाकात और चर्चा। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में। इतने सारे वर्षों का आपके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो मैं जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप बताइए उसके बारे में, थोड़ा सा अपने बारे में विस्तार में थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए बताइए। जी, मैं इस समय भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र में नंदलाल नुवाल सेंटर ऑफ इंडोलॉजी की डीन हूँ और मैंने पिछले अपने जीवन के 40-50 वर्षों में इंडोलॉजी पर विशेष कार्य किया है। और मेरा ये सौभाग्य है कि देश के बहुत बड़े विद्वान डॉक्टर रघुवीर जी, उनके पथ पर चलते हुए उनके पुत्र डॉक्टर लोकेश चंद्र जी के शिष्यत्व में मुझे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। आसान भाषा में अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडोलॉजी का क्या अर्थ होता है तो क्या अर्थ निकाला जाए? इंडोलॉजी जैसे आप समझते हैं बायोलॉजी, जूओलॉजी, जियोलॉजी इत्यादि, ऐसे ही इंडोलॉजी का अर्थ है भारत को जानने की जो विद्या है, भारतीय विद्या। और यह आप जो आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं वो भारतीय विद्या भवन में है। भारतीय विद्या भवन की स्थापना ही इसलिए की गई थी कि भारतीय विद्याओं का संरक्षण हो, संपोषण हो, प्रचार प्रसार हो। इंडोलॉजी जो है वो उस समय शब्द दिया गया जिस समय विदेशियों ने भारत के विषय में जानना आरंभ किया। जब विदेशी लोग भारत में आए तो कुछ आक्रांताओं के रूप में आए और कुछ कॉलोनाइजर्स के रूप में आए, आप जानते हैं। परंतु जब वे लोग आए तो उनके साथ ही कुछ ऐसे लोग भी आए जिनको भारत की विद्याओं में बड़ी रुचि आ गई। क्यों? क्योंकि भारतीय विद्याएं जो हैं वो बड़ी विलक्षण विद्याएं हैं। वह संसार भर में कहीं आपको उपलब्ध नहीं होती। उसके पीछे भी एक कारण है। क्यों? क्योंकि भारतीय विद्याओं का प्रारंभ ऋषियों मुनियों के द्वारा हुआ। हमारे देश के ऋषि मुनि, गुरु और आचार्य, उनके त्याग, तप और ज्ञान के बल पर जो विद्याएं हमें प्राप्त हुई वह भारतीय विद्याएं हैं। और वह विद्याएं संसार के किसी भी अन्य देश में नहीं थी। इसलिए जो भी विदेशी भारत आता था उसको भारत में एक विशेष प्रकार की रुचि जागृत हो जाती थी। यदि आपने सुना होगा कि अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास का लिखा हुआ एक बहुत सुंदर नाटक है, विदेशियों ने उसके अनुवाद आरंभ कर दिए। जब उन्होंने भगवद गीता पढ़ी, उन्होंने ऋग्वेद पढ़ा, उन्होंने जो कुछ भी भारत में पढ़ा, उनकी अगाध श्रद्धा इसके लिए हो गई। और आज संसार भर में न जाने कितने सहस्रों की संख्या में ऐसे इंडोलॉजिस्ट हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे विद्वान हैं जो भारतीय विद्याओं का अध्ययन ही नहीं, उन पर अनुसंधान भी करते हैं, पुस्तकें भी लिखते हैं और बड़ी गहन ढंग से उस कार्य को करते हैं। और दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडोलॉजी हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे संस्कृत का है या योग का है, आयुर्वेद का है, अनेक प्रकार के हैं। परंतु उसके साथ ही साथ भारतीय विद्याओं के विशेष विभाग हैं जिनको आप कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडोलॉजी। तो परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, पहले तो ये विद्या विदेशियों ने आरंभ की। जो भी कॉलोनाइजर्स आए, भारत में ब्रिटिश लोग आए, कंबोडिया में फ्रेंच लोग गए, इंडोनेशिया में डच लोग गए, तिब्बत में हंगेरियंस गए, इस प्रकार से अनेक देशों से विदेशी आए। और भारतीय विद्याएं जो भारत से बाहर उपलब्ध थी, प्राप्त थी, जो भारतीय संस्कृति भारत से बाहर जिसका प्रचार हुआ था, उन विषयों पर कार्य करने लगे। तो वह विषय भी इंडोलॉजी में आ गए। उसके पश्चात एक समय आया जब भारत के विद्वान उन विषयों पर कार्य करने लगे कि भारतीय संस्कृति जापान में किस रूप में है, भारतीय संस्कृति चाइना में कैसे है, इंडोनेशिया में कब पहुंची, कौन से मंदिर बने, कौन से बौद्ध विहार बने, कौन से स्तूप बने, कंबोडिया में क्या स्थिति है। तो जब भारत के विद्वान इन विषयों पर कार्य करने लगे, वहाँ अनेक देशों में जा जाकर उन्होंने एक्सप्लोर किया, रिसर्च किया, अनुसंधान किया और बहुत सा कुछ उठाकर उन देशों से लेकर आए, संग्रह किया भारत में। तो यह विद्या जो भारत के विद्वानों के द्वारा प्रारंभ की गई, वह विद्या भी इंडोलॉजी कहलाई। तो इंडोलॉजी के अनेक स्वरूप हैं, परंतु आज कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ कि जो भारत में भारतीय विद्वान
भारतीय विद्याओं को पढ़ रहे हैं उनमें भी कहीं कहीं उन संस्थाओं को सेंटर ऑफ इंडोलॉजी या इंडोलॉजी का नाम दे दिया गया है। तो यह विषय का जो शब्द होता है उसका समय के साथ साथ अनेक प्रकार से प्रयोग धीरे धीरे उसका विकास भी होता है, उसमें परिवर्तन भी आते हैं। तो यह इंडोलॉजी आप जान सकते हैं, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो भारतीय भाषाएं हो, चाहे वो भारतीय कलाएं हो, चाहे वो भारतीय साहित्य हो, वेद उपनिषद पुराण इत्यादि सभी विषय सारे हमारे कलाएं जैसे कि नाट्य शास्त्र है या हमारी भवन निर्माण करने की कला है, शिल्प शास्त्र है, जितनी भी हमारी शास्त्रीय कलाएं हैं वे भी सब इसमें आ जाती हैं। जितनी भी ज्ञान की विधाएं हैं, चाहे वह योग है, आयुर्वेद है, पौरोहित्य है, उसमें बहुत सारे आपको मैं एक सूची देती हूँ जिसमें आप देख पाएंगे कि कितनी प्रकार की भारतीय विद्याओं के विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं। तो उनमें से कोई भी क्षेत्र कोई भी विद्वान उठाकर उस पर विदेशी विद्वान कार्य करता है तो वह इंडोलॉजी कहलाता है। इंडोलॉजी का हमारे समाज में कितना बड़ा एक योगदान है और महत्व है, और आपने इसको क्यों चुना? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने इंडोलॉजी को क्यों चुना। भारत की जो सांस्कृतिक देन विश्व भर में है, जिसने विश्व भर में जन कल्याण के, राष्ट्र कल्याण के, राष्ट्र उत्थान के, संस्कृति और सभ्यताओं के उत्थान के मार्ग प्रशस्त किए, वह हमारे देश का एक बहुत ही स्वर्णिम इतिहास है। वह स्वर्णिम इतिहास लिखित यदि हम ग्रंथों पर जाएं, लिखित हम उपलब्ध अभिलेखों, शिलालेखों आदि पर जाएं, तो हमें प्रथम शताब्दी से मिलने आरंभ हो जाते हैं कि कब भारतीय गए, कहाँ गए, उन्होंने क्या कार्य किया, और उनके जाने से जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृति गई वहाँ वहाँ एक पूरा परिवर्तन आया। देयर वॉज ए कंप्लीट शिफ्ट इन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। उसका मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आप एशिया के किसी भी देश में जाइए, वहाँ की जब आप प्राचीनतम संस्कृति देखेंगे, उसके वहाँ से उपलब्ध प्रमाण देखेंगे, तो आपको क्या मिलता है? जो कुछ भी उनके टूम्स से मिला। टूम्स में बहुत बड़ी संख्या में कलाकृतियाँ भी मिली हैं, अनेक प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं, चित्र मिले हैं, इत्यादि बहुत कुछ मिलता है, उनके पात्र मिलते हैं। उससे हम उस देश की सभ्यता संस्कृति का अनुमान लगाते हैं। उस देश के आधार पर हम उस देश के इतिहास का लिखना आरंभ करते हैं। परंतु जैसे ही भारतीय संस्कृति इन देशों में पहुंची, वहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया, एक परिवर्तन आया, और उसको मैं कहती हूँ शिफ्ट फ्रॉम टूम टू टेम्पल कल्चर। जब भारतीय लोग गए तो उन्होंने मंदिर निर्माण आरंभ कर दिए। मंदिर निर्माण एक कोई सुंदर भवन नहीं है, मंदिरों का निर्माण शास्त्रीय आधार पर किया जाता है। उसके पीछे एक बड़ा दर्शन होता है, दार्शनिक आधार होता है। उसके साथ साथ व्यक्ति की अनेक प्रकार की उन्नति होती है। जैसे आप स्पिरिचुअलिटी आजकल कहते हैं, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या है? किसी देश को ये सब नहीं पता था। केवल जो राजा थे, बड़े बड़े सम्राट थे, उनको ये ध्यान था कि वे अपने राज्य के विस्तार के लिए युद्ध करते हैं, और राज्य का विस्तार होता है, परंतु उसमें कितने लोगों को कष्ट होता है, कितने परिवार उजड़ जाते हैं, कितनी विनाश लीला होती है, इत्यादि एक पक्ष। दूसरा पक्ष क्या था? जब भारतीय संस्कृति गई, मंदिरों का निर्माण आरंभ किया, तो आप जब मंदिर बनाते हैं तो उसमें सब कुछ एक पवित्र वातावरण होता है। वो जो सेक्रेडनेस है, सेक्रेड स्पेस आपने क्रिएट किया। जब एक सेक्रेड स्पेस आप क्रिएट करते हैं, तो जब आप वहाँ जाते हैं तो आपका मन एकदम परिवर्तन हो जाता है। आप छोटी छोटी बातों में नहीं जाते, आप स्वार्थ में नहीं उलझते। आपकी जो ग्रीड है, आपकी जो लालसा है, आपकी जो हंगर है, जो आपकी भूख है, जो आपकी तड़प है अपनी उन्नति के लिए, वो आपकी कम होती है। आप सभी के लिए, सब लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं। जैसे प्राय जब आप बात करते हैं कि बौद्ध धर्म विदेश गया, कब गया, कैसे गया इत्यादि, तो हमारे यहाँ तो करिकुलम में, पाठ्यक्रम में केवल ये पढ़ाया जाता है कि
अशोक ने संघमित्रा और महेंद्र को धर्म प्रचार के लिए भेजा, परंतु उसके पश्चात का एक पूरा 2 सहस्र वर्ष का इतिहास है जो हमारे विद्यालयों में नहीं पढ़ाया जा रहा। और वो भारत का स्वर्णिम इतिहास है, वो भारत का गौरव काल है। उस विषय में जब भी आप पढ़ेंगे, जब भी आप सुनेंगे, तो आपको लगेगा आप एक गर्वित भारतीय हैं। आपको लगेगा अच्छा, मेरे पूर्वजों ने संसार को इतना सब कुछ दिया है। तो ये हर देश अपने देश के स्वर्णिम इतिहास पर बड़े अच्छे ढंग से महत्वपूर्ण उसको विषय लेकर उस पर कार्य करता है, परंतु भारत में इस विषय को बिल्कुल से इग्नोर कर दिया गया, उस पर कार्य नहीं किया गया। तो मैं जो हूँ, मेरे पिताजी डॉक्टर रघुवीर जी के शिष्य रहे और उनके कारण से ये प्रेरणा मिली कि इन विषयों पर कार्य करना चाहिए। हम लोग कहते हैं भारत जगत गुरु था, भारत विश्व गुरु था, परंतु वो कब बना, कैसे बना, क्यों बना, आज उसकी क्या स्थिति है? क्या वो सबको आज समाप्त हो गया? क्या वो केवल एक पहली सहस्राब्दी के फर्स्ट मिलेनियम की इतिहास रह गया? नहीं, वो आज तक जीवित जागृत है। आज तक अनेक देशों में आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि भारतीय संस्कृति से कैसे वे लोग अनुप्राणित हैं। तो यह मेरे लिए एक बहुत ऐसा विषय निकल कर आया जीवन का, जिसमें कि मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। भारतीय विद्या भवन सेंटर ऑफ इंडोलॉजी में लोगों के लिए क्या खास होगा और कौन कौन से विषयों पर यहाँ जोर दिया जाएगा? साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके अब तक यहाँ कौन कौन से कार्य रहे? जी, भारतीय विद्या भवन है यह, और यहाँ पर हम भारतीय विद्याओं से संबंधित अनेक प्रकार के विषय पर शिक्षा देते हैं। पहले तो आपको, जब भी आप भारतीय विद्या भवन के विषय में चर्चा करेंगे, उसके विषय में पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भारतीय विद्या भवन के बहुत सारे विद्यालय हैं, बहुत सारे स्कूल्स चलते हैं। वो एक पक्ष है, परंतु दूसरा पक्ष है भारतीय विद्या भवन में भारतीय विद्याओं के लिए कार्य करना। भारतीय विद्याओं का संरक्षण भी होना चाहिए और उसका संपोषण और उसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। क्यों? इसके जो संस्थापक थे कुलपति श्री के मुंशी जी, उस समय जब इन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की तो उनका मन बड़ा दुखी था कि भारत की जो युवा पीढ़ी है वो तो भारत की ओर देख ही नहीं रही, वो तो पश्चिम की ओर देख रही है। उसका मन मस्तिष्क जो है वो तो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से अनुप्राणित है। वे कल को दास बनकर रह जाएंगे यदि हम भारत में भारतीय बच्चों के लिए भारतीय विद्याएं संरक्षित नहीं करेंगे। तो ये नष्ट हो रही हैं। आपको पता ही है कि पूरे 1000 साल से अधिक का हमारा इतिहास है, जिसमें विदेशी आक्रांताओं ने आकर हमारी भारतीय विद्याओं को नष्ट किया, हमारे पुस्तकालय नष्ट किए, हमारे विद्यालय नष्ट किए, हमारे यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालय नष्ट किए, हमारे विहार और मंदिर नष्ट किए। तो अनेक प्रकार से जो संस्कृति पर प्रहार था वो उनको बहुत पीड़ा पहुंचाता था। और स्वतंत्रता के पश्चात भी हमें ऐसा देखने को मिला कि भारत में भारतीय विद्याओं का प्रचार प्रसार, उसका संरक्षण संपोषण जितना होना चाहिए था स्वतंत्रता के पश्चात वह नहीं हुआ। देखिए, हमने स्वतंत्रता की लड़ाई, बहुत बड़ी संख्या में लोगों के बलिदान हुए उसमें, और वो बलिदान किस लिए हुए? वो कोई एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो, सड़कें या पुल अच्छे बने, उसके लिए नहीं था। वो था भारत की आत्मा की रक्षा के लिए। भारत की आत्मा भारत की संस्कृति में है, और भारत की संस्कृति संस्कृत के उन ग्रंथों पर आधारित है जिनमें यह सारा ज्ञान लिखा गया है। तो भारतीय विद्या है, जो ज्ञान हमारे ऋषियों मुनियों ने दिया, वो हमारी नवयुवक, हमारी नई अगली पीढ़ी तक पहुँचे और वह उसको जाने, उस पर कार्य करे, उस पर गर्व करे। आप एक अच्छे डॉक्टर बनिए, आप एक अच्छे इंजीनियर बनिए, आप एक अच्छे आईटी प्रोफेशनल बनिए, आप जिस किसी भी क्षेत्र में जाना है आप अच्छे से अच्छे उन्नति करिए, परंतु आप एक भारतीय तो रहिए। आज हो जो कुछ रहा है वो जितना उस समय हो रहा था, जिस समय भारतीय विद्या भवन की स्थापना की गई, उससे अधिक आज मैं देख रही हूँ स्थिति कि भारत में भारतीयता नष्ट हो रही है। तो इसलिए इंडोलॉजी जो है, भारतीय विद्याएं जो हैं, उनकी शिक्षा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा प्रश्न क्या है? मान लीजिए आप योग के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ाते हैं।
दुनिया भर में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो योग, आयुर्वेद, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या, ऐसे बहुत सारे विषय जो कोर्स हम यहाँ चलाते हैं, वे उन सभी कोर्सेज को पढ़ना चाहते हैं, परंतु पढ़ेंगे कैसे? या तो आपके पास स्कूल सिस्टम है, या कॉलेज है, या यूनिवर्सिटी है। अब एक व्यक्ति, मान लीजिए मैं हूँ, मैं भारत का संगीत तो जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, परंतु मैं उसमें कोई डिग्री नहीं कर सकती। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसके 3 वर्ष उसमें बीए करूँ या एमए करूँ 2 वर्ष लगा के। ऐसे ही सभी जितने भी ये भारतीय विद्याएं हैं, वो हमारे एक हमारा जो विश्वविद्यालय का सिस्टम है, जो एक फिक्स्ड करिकुलम है जिसमें आप डिग्री प्राप्त करते हैं, वह आपका फॉर्मल गवर्नमेंट का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आप नहीं कर सकते। मैं ऐसे दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोगों से मिलती हूँ जो जानना चाहते हैं, भारत को पहचानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, भारत के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। बड़ी संख्या में दूतावासों में लोग आते हैं, बड़ी संख्या में लोग व्यापार के लिए भारत में आते हैं। वे भारत को जानना, पहचानना, समझना चाहते हैं। भारत और देशों से अलग है, ये भी आपको सदा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारा जो कार्य है वो उस प्रकार का है कि जो हम एक सरकारी तंत्र में, विश्वविद्यालयों वाले तंत्र में जो काम हम नहीं कर सकते, वो हम एक एनजीओ में, एक भारतीय विद्या भवन जैसी संस्था में हम कर सकते हैं, जिसका लक्ष्य भी यही है कि भारतीय विद्याओं का संरक्षण करें और अपने अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। दुनिया भर में जिसकी आवश्यकता है, जिसकी इच्छा है, उस तक पहुंचाएं, जैसे चाहता है वैसे पहुंचाएं। तो अभी हम तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी लॉन्च करना चाहती हूँ जिसमें कि मैंने ये कहा है कि हम लोग ऑन डिमांड कोर्सेज करेंगे, जिसकी जो आवश्यकता है। तो उसमें हमें बड़ी सफलता भी मिली, लोग भी बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हुए। एक उदाहरण आपको देती हूँ। जैसे अमेरिका से कुछ एनआरआईज ने कहा कि हम लोग यहाँ आए हैं, अब तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी आ रही है, तीसरी, चौथी तो आई गई है, और जो लोग इंडेंचर्ड लेबरर्स के रूप में अनेक देशों में ले जाए गए थे ब्रिटिश काल में, उन लोगों की तो और कई पीढ़ियाँ आ रही हैं, वो तो 100-150 वर्ष का इतिहास है। तो वो जो भारतीय लोग हैं, उनके बच्चे, उनकी पीढ़ियाँ, अगली पीढ़ियाँ, वो अपने उत्सवों को भूल चुके हैं, अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे अब ये जानना चाहते हैं कि हम त्यौहार कैसे मनाएं, क्यों मनाएं। हर त्यौहार की एक विशेषता होती है। हमारे जितने भी भारतीय त्यौहार हैं वो कोई ड्रिंक एंड डांस के तो नहीं होते कि हम लोग आधी रात तक पार्टीज कर रहे हैं, वो हमारे त्योहारों में नहीं है। हमारे सब त्योहारों में एक अलग अलग कारण है उसके पीछे। तो हमने एक पुस्तक निकाली, भारत के 27 प्रमुख त्यौहार लेकर, इंडियन फेस्टिवल्स पर एक पुस्तक निकाली, और वो केवल एनआरआईज की दृष्टि से निकाली गई कि जैसे अभी गुड़ी पड़वा आने वाला है, वो हमारा न्यू ईयर है, हमारा नव वर्ष है, वो उत्तर में कैसे बनता है, दक्षिण में कैसे बनता है, महाराष्ट्र में कैसे बनता है, गुजरात में या बिहार में, पूरे भारत में अनेक, पंजाब में अनेक प्रकार से वह मनाया जाता है। तो हमने हर त्यौहार को लेकर, एक एक फेस्टिवल को लेके, उसका सभी भारत के प्रांतों में कहाँ कहाँ कैसे मनता है वो भी लिखा है। फिर उसे हम कैसे मनाएं, अगले बच्चे वो उस त्यौहार को कैसे मनाएं, ये उनकी जानने की आवश्यकता थी, तो वो हमने किया। फिर हमने, जैसे मैंने आपको अभी इंडेंचर्ड लेबरर्स की बात की, त्रिनिदाद टोबैगो, ऐसी फिजी है, मॉरिशस है, गायना है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें भारत के लोग इंडेंचर्ड लेबरर्स के रूप में ले जाए गए थे। वे अपने साथ अपनी संस्कृति ले गए, परंतु समय के साथ साथ फिर वो धीरे धीरे भूली जाने लगी। तो त्रिनिदाद टोबैगो से वहाँ के भारतीय मूल के जो लोग हैं, उन्होंने, मेरा उनसे संपर्क था तो बातचीत हुई। उन्होंने कहा हमारे यहाँ पूजा करने वाले जो पंडित हैं, पूजा हमारे जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। हर घर में आप देखते हैं पूजाएं होती हैं, आप पंडित जी को बुलाते हैं, परंतु यदि उन्हें पूजा ही करवाना नहीं आता, उनको श्लोक बोलने नहीं आते, तो वो सब आप नहीं करवा पाते उनसे। तो उन्होंने हमसे कहा, तो हमने उनका सब देखा कि आपकी पूजाएं कैसे होती थी, क्योंकि वो लोग प्रायः यूपी बिहार से गए हुए लोग हैं। तो हमने विशेष एक कोर्स बनाया, उनके सब
विषय को अध्ययन किया, वो कैसे मनाते हैं, क्या तरीका है, कौन से टेक्स्ट को कोट करते हैं, तो वो सब उनको सिखाई। 51 पंडितों ने हमारी ये कोर्स ज्वाइन किया, ऑनलाइन देते थे हम, और वो इतने प्रसन्न हुए उस कोर्स से, उनको इतना आनंद आया कि उन्होंने फिर हमसे अभी ज्योतिष शास्त्र का कोर्स किया। अब ज्योतिष प्रवेशिका करके अब वो कह रहे हैं कि हम और अगला एडवांस ज्योतिष आपके साथ करना चाहते हैं। तो हम ये जिस प्रकार के कोर्सेज हैं वो हम कर रहे हैं ऑन डिमांड। ऐसे मैं चाइना गई हुई थी, तो वहाँ के मेरे को कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि हम भारत के बारे में जानना चाहते हैं, बट वी कैन नॉट लिव फॉर 3 और 6 मंथ्स। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू लर्न अबाउट इंडिया, जस्ट गिव मी द डिटेल्स। हम लोग आपके लिए स्पेशल कोर्स बनाएंगे और स्पेशली आपके लिए उसको ड्राफ्ट करके आपको ही पढ़ाएंगे। आप आइए, जितने दिन आप रहना चाहते हैं, जितने दिन आपके पास हैं, जितना समय है, उस समय के अनुसार हम उस कोर्स को आपके लिए बनाएंगे। तो ऐसे जीवन की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए वो कोर्सेज हम यहाँ चला रहे हैं। और आगे भी जैसे जैसे अभी हमारा नया भवन निर्माण हो जाएगा, हमारे पास और स्थान होगा, तो और बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम चलाएंगे। हम समाज की, देश की, संसार की सेवा भी करना चाहते हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जैसे फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, तो वो भारत से क्या सीखना चाहते हैं। अभी हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया, भारतीय ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो भारत का अपना विधि शास्त्र, हमारा लॉ एंड जस्टिस क्या था और हमें क्या उससे फ़ायदा हो सकता है, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो जिस ढंग से हमारी विधि शास्त्र लिखा गया, क्या हम उसको अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो कई बड़े बड़े वकीलों ने ये कोर्स भी ज्वाइन किया है। तो ऐसा कुछ सब कुछ कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि जो लोगों की आवश्यकता है उसकी हम अनेक प्रकार से पूर्ति कर सकें, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, जैसे योग और आयुर्वेद है, वो स्वास्थ्य की मन और शरीर, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही और भी होलिस्टिक हेल्थ इत्यादि कार्य कर रहे हैं और भी करेंगे। इंडियन नॉलेज सिस्टम और इंडियन कल्चर की जब हम बात करते हैं, जब हम इसका जिक्र करते हैं, तो उसमें कौन कौन से विषय आ जाते हैं, और साथ ही इसमें योगा का और आयुर्वेदा का कितना महत्व होता है? देखिए, योग और आयुर्वेद हमारे देश की बहुत बड़ी पूंजी है। भारत विश्व गुरु बना तो उसके पीछे योग और आयुर्वेद का सबसे बड़ा योगदान है। मैं उसको आपको सबके प्रमाण दे सकती हूँ कि कब किन किन देशों में योग और आयुर्वेद गया और वहाँ जाकर कैसे डेवलप हुआ। जैसे आप आयुर्वेद की बात करिए, आयुर्वेद के बहुत सारे ग्रंथ जो हैं अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया उनका, जैसे चीनी में है, तिब्बती में मिलता है, मंगोल भाषा में मिलता है, साउथ ईस्ट एशिया में आप चले जाइए तो वहाँ आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होता रहा। परंतु भारत से जब आयुर्वेद गया, मान लीजिए तिब्बत गया या चाइना गया या मंगोलिया गया, वहाँ पे जो इसका डेवलपमेंट हुआ वो अलग ढंग से हुआ। आज आप तिब्बती मेडिसिन और चाइनीज़ मेडिसिन में आपको समानताएं भी दिखाई देंगी, परंतु कुछ भिन्नताएं भी दिखाई देंगी। भारत में भी सिद्ध आयुर्वेद है और जो हम एक सामान्य रूप से आयुर्वेद समझते हैं वो भी है। तो अनेक प्रकार से आयुर्वेद है। तो योग और आयुर्वेद हमारी सबसे बड़ी पूंजी रही है और उसी के कारण विश्व भर के लोग यहाँ भारत में आए, अनेक ग्रंथ ले गए। दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी रही, जैसे कि आपने भारतीय विद्याओं की बात की, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स जो आपने बात की, इंडियन नॉलेज है क्या? इंडियन नॉलेज वह ज्ञान है जो ऋषियों मुनियों ने हमें दिया, विद्वानों और आचार्यों ने दिया। वो कोई एक ग्रंथ नहीं है, वो इतने हजारों ग्रंथ हैं कि और उन पर इतनी कमेंट्रीज हैं और उनको इतनी प्रकार से लिखा गया है कि आज तक भारत में उसकी कोई प्रॉपर एक पूरी, जिसको आप कहें कि एक लिस्ट बन जाए, वो नहीं बनी है। जैसे चीन में हम जाते हैं तो हम देखते हैं 3000 से अधिक संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद चीनी भाषा में हुए, 5000 से अधिक संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद तिब्बती में हुए, ऐसे ही 5000 से अधिक मंगोल भाषा में हुए। उन्होंने एकत्रित किया उन सबको और कंपेंडियम बनाए। जैसे चाइना में चाइनीज़ त्रिपिटक कहलाता है, कोरियन त्रिपिटक है, जापानीज़ त्रिपिटक है, उसमें एक अलग ढंग के एक अलग लिस्ट आप देख सकते हैं, ग्रंथों की सूची है।
परंतु जब आप तिब्बत और मंगोलिया जाते हैं तो वहाँ 2 प्रकार की ग्रंथ सूचियाँ मिलती हैं, जिनको कहते हैं 2 प्रकार के संग्रह मिलते हैं उन ग्रंथों के। एक का नाम है कंजूर, एक का नाम है तंजूर। कंजूर में 108 भाग हैं, तंजूर में 225 भाग हैं, जिनमें कि संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हैं। जब हमारे डेक्कन कॉलेज पुणे में डिक्शनरी का काम आरंभ हुआ, संस्कृत डिक्शनरी एंड हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स, तो उन्होंने जो ग्रंथ इकट्ठे किए और जिनके आधार पर उन्होंने कोश बनाया, क्योंकि हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स पर बन रहा है, उन्होंने 1700 ग्रंथ इकट्ठे किए। जब मोनियर विलियम्स काम कर रहा था, मोनियर विलियम्स का ही कोश जो है संस्कृत इंग्लिश, इंग्लिश संस्कृत, सारा पूरे विश्व भर में संस्कृत को समझने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। परंतु मोनियर विलियम्स में तो 600 कुछ ग्रंथों का प्रयोग किया गया है, वो 150 वर्ष पुराना भी हो चुका है, और उसका आधार जो है वो बोटलिंग और रॉथ के जो जर्मन कोश हैं उसका आधार है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका हमें पता ही नहीं है। अभी जो लोग, एक संस्था है ई गंगोत्री नाम से, सिंगापुर में एक भारतीयों का ग्रुप है जो भारत के अनेक स्थानों पे जा के वहाँ के ग्रंथों का डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। उनकी जब हमारे पास सूची आती है तो लगता है हो ये भी एक ग्रंथ है, अच्छा ये भी एक ग्रंथ है। तो इतने नए नए ग्रंथों के नाम हमारे समक्ष आ रहे हैं, इतनी टीकाएँ समक्ष आ रही हैं। जैसे रामायण है, रामायण की इतनी वर्जन्स हैं कि आप एक अच्छा एडिशन नहीं निकाल सकते। डॉक्टर रघुवीर ने जब रामायण का एक कंप्लीट एडिशन निकालने का प्रयत्न किया तो देखा कि रामायण की इतनी प्रकार की रामायण है, पूरे देश में से भी इकट्ठी की जाए तो वो संभव नहीं है। महाभारत है, जैसे महाभारत के इतने वर्जन्स हैं, इतने अंतर भी हैं, वहाँ की महाभारत वहाँ की महाभारत सब में बहुत अंतर आ जाते हैं। कई बार ये कंट्रोवर्सीज भी आ रही हैं, कह रहे रामायण में तो ये नहीं लिखा, आप कैसे कह रही हैं, ये महाभारत में तो नहीं है, आप कैसे कह रही हैं। तो ये जो तर्क होता है उसके पीछे ये कारण है कि बहुत सारी वर्जन्स होती हैं। महाभारत का कोई भी एक एडिशन निकालना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इतने सारे वर्जन्स हैं और सब में भिन्नताएं हैं। आप पाठभेद करेंगे तो कितने करेंगे? आपके पास एक ग्रंथ है, उसमें जितने भी श्लोक हैं उसमें कहीं कहीं पाठभेद है, आपने दूसरी पांडुलिपि ली, आपने उसके पाठांतर निकाल दिए। परंतु जब पूरे का पूरा विषय, इतने सारे श्लोक, इतना सारा सब कुछ अंतर आ जाता है तो आप एक एडिशन नहीं निकाल पाते। तो इस प्रकार से यदि आप देखा जाए, और फिर भारत की भाषाएँ, भारत की लिपियाँ, संस्कृत के ग्रंथ भारत की अनेक लिपियों में भी लिखे गए हैं, संस्कृत के ग्रंथ भारत की अनेक भाषाओं में भी हैं। फिर हमें भारत की, जब हम भारतीय विद्याओं की बात करते हैं तो हमें तमिल में कितना है, तेलुगु में कितना है, शारदा में क्या है, हमें उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सारे भारत को एक रूप में देखना पड़ेगा कि असम में क्या लिटरेचर लिखा गया तो गुजरात में क्या लिखा गया, यदि कश्मीर में कुछ लिखा गया तो तमिलनाडु में क्या लिखा गया। पूरे भारत का जब हम साहित्य इकट्ठा करेंगे तब कहीं जाकर हम लोग एक बता पाएंगे कि भारतीय विद्या, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स है क्या। मोटे रूप से जो एक टेबल्स बनाई गई हैं कि इतनी विद्याएं हैं, उसके लिए भी हमने एक ग्रंथ यहाँ भारतीय विद्या भवन से निकाला है, उसका नाम है भारतीय विद्यासार। भारतीय विद्यासार हमने 2 भागों में निकाला है, दोनों भागों में 3 उसके पार्ट्स हैं, 3 भागों में बटा हुआ है, उसमें अलग अलग विषय लिए गए हैं। तो प्रयत्न किया गया है कि भारतीय विद्याओं का एक सूक्ष्म परिचय मात्र हम उसमें दे सकेंगे। वो हमने दिया है, वो AICTE की सपोर्ट भी थी उसमें, तो वो एक अच्छा कार्य हुआ। तो भारतीय विद्याएं, इंडियन नॉलेज सिस्टम एक महासमुद्र है और उस पर कार्य करने का अर्थ है इंडोलॉजी, और वह कार्य भारतीय विद्या भवन कर रहा है और भी करेगा। मैम, आपने तकरीबन 25 पुस्तकें और तकरीबन 110 रिसर्च वर्क्स जो अब तक करें, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। साथ में मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगा कि आगे अब आप इस विषय पर किस किस तरीके से काम करें। जी, अभी जो हमारा पिछले वर्ष में 9 भागों में इंग्लिश संस्कृत कोश हमने लॉन्च किया है। उपराष्ट्रपति जी आए थे, उनके हाथों से ये इसका विमोचन हुआ। यह कोश डॉक्टर रघुवीर ने 1947 से पहले बनाया था, परंतु वह कभी प्रकाशित नहीं हो पाया क्योंकि कोश का प्रकाशन बहुत ही कठिन कार्य होता है।
हमने पिछले 6 वर्षों में उस पर कार्य किया और मैं और डॉक्टर लोकेश चंद्र जी, जो डॉक्टर रघुवीर जी के पुत्र हैं, उन दोनों ने मिलकर इसका एडिटिंग किया। आप उसके पत्रक देखिए, 115 लकड़ी के डिब्बों में मुझे वो पत्रक दिए गए थे। किसी डिब्बे में 2500, 3000, कोई सुनिश्चित संख्या नहीं थी, वो पत्रक थे। 115 डिब्बे थे, लगभग 4 लाख कार्ड्स थे। कार्ड्स इतने पुराने हो गए थे कि आप उनको छुओ तो वो टूटते थे, परंतु बड़े ध्यान से हम लोगों ने कार्य किया और सभी को, क्योंकि 1947 से पहले का बना हुआ था, फिर उसके बाद लाहौर से नागपुर आया, नागपुर से दिल्ली आया, तो उसको सबको एक एक कार्ड को हम लोगों ने देखा और उसके बाद उसका एक लंबा प्रोसीजर था जो कि 6 वर्षों में हम लोग घोर परिश्रम के पश्चात उसको पूर्ण कर पाए। ये एक भारत की दृष्टि से बड़ी उपलब्धि भी है और इसको हमने स्वतंत्रता के 75 वर्षों पर अमृत महोत्सव पर हमने उसको भारतीय विद्या भवन की ओर से समर्पित भी किया। भारतीय विद्या भवन का एक मैं आपको बताना चाहूँगी प्रकाशन हमने किया, संस्कृत ऑन द सिल्क रोड, क्योंकि संस्कृत विश्व भर में फैली, किस किस रूप में कहाँ कहाँ गई, तो उसके लिए हमने एक सीरीज़ ऑफ सेमिनार्स किए और उन सेमिनार्स की हमने प्रोसीडिंग्स पब्लिश की। तो उसमें से पहला था संस्कृत ऑन द सिल्क रूट, जिसमें कि हमारे भारत और चीन के जो सांस्कृतिक संबंध हैं वो उजागर होते थे। तो उसका विमोचन हम उस समय की हमारी विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी और उस समय के चीनी विदेश मंत्री ने मिलकर, दोनों ने इसका विमोचन किया, इसको लॉन्च किया। क्यों? क्योंकि भारत के संबंधों की दृष्टि से विदेशों के साथ जो आप सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, सॉफ्ट पावर क्या है वो इन ग्रंथों के द्वारा हमें पता चलती है। तो वो 2 मंत्रियों के द्वारा उसका विमोचन किया गया। उसके पश्चात फिर हमने संस्कृत ऑन द मैरीटाइम रूट की, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में भी भारतीय गए, अनेक रूप में गए। सबसे पहले व्यापारी गए, फिर धर्माचार्य गए, फिर अनेक प्रकार से भारतीय संस्कृति, सतत प्रवाह भारतीय संस्कृति का होता रहा। कैसे हुआ, कब हुआ, तो उसका भी एक निदर्शन के रूप में हम वो उसको बहुत कंप्लीट तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक सेमिनार में आप कुछ विद्वानों को बुलाकर कुछ विषयों पर कार्य कर सकते हैं। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अथाह क्षेत्र है जिस पर कार्य हो सकता है, तो वो किया। उसके पश्चात फिर संस्कृत एंड यूरोप किया, क्योंकि यूरोप की सभी भाषाओं में संस्कृत मिलती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चाहे वो ग्रीक हो, चाहे वो लैटिन हो, चाहे वो एस्किमो भाषा हो, चाहे वो रशियन हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, इंग्लिश हो, सभी भाषाओं में संस्कृत के शब्द, संस्कृत के कॉग्नेट्स, संस्कृत के रूपांतरित शब्द आपको मिलते हैं। कैसे संस्कृत के कारण से इन भाषाओं की एनरिचमेंट हुई, ये एनरिचमेंट ऑफ लैंग्वेजेस कहलाता है। आपको 1-2 उदाहरण देती हूँ। जैसे एडवोकेट शब्द है, वो उसके 3 भाग हैं, एड, वोक और एट। एक उपसर्ग है, एक बीच की धातु है, एक प्रत्यय है। जो बीच की धातु वोक है वो संस्कृत के वच शब्द से बनी है। ऐसे ही बहुत सारे संस्कृत के शब्द हैं। हमें ये प्रोजेक्ट भी अभी लेने का विचार कर रहे हैं। जेम्स मुरे ने एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स 1880 के दशक में पब्लिश की थी। बहुत बड़ा कोश है, 15-16 भागों में। उस समय में यूरोप के विद्वानों की बड़ी रुचि थी संस्कृत को जानने में, और केवल संस्कृत को जानने में रुचि नहीं थी, वो ये दिखाना चाहते थे कि कैसे उनकी भाषाएं संस्कृत के साथ जुड़ी हुई हैं, कैसे संस्कृत से उनकी भाषाओं ने शब्द लिए हैं। तो वे उस कोश में संस्कृत तक ले जाया गया है। तो एक जर्नी हमें दिखाई देती है इंग्लिश तक संस्कृत की। तो उन्होंने जो दिखाया है वो तो इंग्लिश में कहाँ से शब्द आया, संस्कृत से फिर क्या हुआ, फिर रूपांतर क्या हुआ, ओल्ड जर्मन में क्या हुआ, जर्मन में क्या हुआ, ग्रीक में, इस तरह से। परंतु हमें जो करने की आवश्यकता है वो है उसकी बैकवर्ड जर्नी, कि संस्कृत का शब्द यदि लिथुआनियन भाषा में गया तो आज वो किस रूप में उपलब्ध है। अभी हम लोग एक कोश पर काम भी कर रही हूँ मैं, एक लिथुआनियन विद्वान है, उसके साथ मिलकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। उसने एक कोश बनाया था संस्कृत लिथुआनियन भाषा के समान शब्द 108।
तो वो लोगों ने उसको बहुत उसकी प्रशंसा की, लोगों को बड़ा अच्छा लगा और दोनों देशों के लोगों को अच्छा लगा। और यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में उसकी चर्चा की। तो अभी उस विद्वान के साथ मिलकर हम लोग एक नया कोश बना रहे हैं, जिसमें हमारी इच्छा है कि हम 1008 शब्द बना पाएँ, निकाल पाएँ उस भाषा में से। निकलेंगे कि नहीं मैं अभी उसमें कोई सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। क्योंकि जितने निकलेंगे उतने हम, चाहे वो 500 हो, 600 हो, 400 हो, जितने निकलेंगे उनका एक नया कोश का हम निर्माण करेंगे। तो ऐसे ऐसे ग्रंथ जो हैं हमने भारतीय विद्या भवन से निकाले हैं। और जो मेरे, आप पूछ रहे हैं कि मेरे जो जिन विषयों पर मैंने कार्य किया है और जो मेरी पुस्तकें हैं, आपने 25 पुस्तकों का उल्लेख किया, वो आरंभ होता है संस्कृत ग्रामेटिकल टेक्स्ट फ्रॉम इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से प्राप्त संस्कृत व्याकरण खंडों पर मैंने एमफिल पर कार्य किया। उसके पश्चात वैदिक देवता जो आज तक जापान में पूजे जाते हैं, जापान के सैकड़ों मंदिर हैं जिनमें आज तक वैदिक देवताओं की पूजा होती है, हवन होता है। तो उन 12 देवताओं पर मेरा PhD था। उसके पश्चात मैंने पोस्ट डॉक्टरेट किया, वो भी जापान के आइकोनोग्राफिकल एक टेक्स्ट है और एक मंडल है, उनका कंपैरेटिव स्टडी था। उसके पश्चात मैंने बौद्ध धर्म पर कुछ पुस्तकें की, जैसे एक सामान्य पुस्तक बुद्धिज़्म पर है, द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट। उसके पश्चात फिर बुद्धिस्ट आर्ट, फिर मैनिफेस्टेशंस ऑफ बुद्धास, फिर बुद्धिस्ट आर्ट एंड थॉट। ऐसे कई विषय और कई पुस्तकें जो हैं वो लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए मैंने लिखी। जैसे लोगों का ये प्रश्न था कि अरे बुद्ध भगवान तो एक थे, ये इतने सारे कैसे बन गए? तो मैंने एक पुस्तक की मैनिफेस्टेशंस ऑफ बुद्धास, जिसमें कि हर एक जितने भी रूप मिलते हैं उन सब का निर्वचन किया कि ये किस कारण से कब डेवलप हुआ और किस ग्रंथ के आधार पर है। इस प्रकार से फिर डॉक्टर रघुवीर जी की जीवनी लिखी और कुछ लेखों का संग्रह करके उनकी एडिटिंग की, जो बड़े महत्वपूर्ण थे इंडोलॉजी की दृष्टि से, 30-30 वर्ष से पढ़े हुए थे, उनको मैंने एडिट करके, संपादन करके उनको प्रकाशित किया। तो इस प्रकार से करते करते ये सब 25-26 कितने ग्रंथ हो गए। और सबसे बड़ा कार्य जो हुआ ये डिक्शनरी का हुआ। और अगला कोश का काम जो हम ले रहे हैं वो इसका, ये इंग्लिश संस्कृत था। अब हम जो अगला कोश का कार्य ले रहे हैं भारतीय विद्या भवन से, वह है संस्कृत इंग्लिश कोश। तो वो हमारा 1-2 महीने में उसका कार्य आरंभ हो जाएगा। और इसमें भी हमें 5-6 जितने वर्ष लगेंगे वो लगाएंगे, हम लोग कार्य करेंगे। एक अच्छा कार्य होगा देश के लिए। आप क्योंकि इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज़ की भी प्रेसिडेंट हैं, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमने ये देखा, आप भी देखेंगे इतिहास में, कि संसार में अनेक प्रकार की सभ्यताएं, संस्कृतियां उत्पन्न हुई, पुष्पित पल्लवित हुई। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के लोगों ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी संस्कृति का निर्माण किया। समय के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन संस्कृतियों को नष्ट किया गया। उसके पीछे जो भी कारण थे मैं अभी उसमें नहीं जा रही, परंतु वे संस्कृतियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आज भी उनका महत्व है, अनेक कारण हैं उसके। उनमें हमें बहुत सारा कुछ ऐसा ज्ञान मिलता है जो खो रहा है, और वह ज्ञान संसार के लिए आवश्यक है। आज हम पर्यावरण प्रदूषण की इतनी बातें करते हैं, परंतु यदि हम प्राचीन संस्कृति की ओर देखेंगे तो आप पाएंगे कि पर्यावरण प्रदूषण भी पिछले ही कुछ वर्षों की समस्या है। उससे पहले पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता था। क्यों? क्योंकि लोग प्रकृति पुजारी थे। लोग प्रकृति की जब पूजा करेंगे तो उसको नष्ट नहीं करेंगे। आप पेड़ों की पूजा करेंगे तो उस पेड़ को आप नष्ट नहीं करेंगे। आप सूर्य की उपासना करते हैं, आप धरती की उपासना करते हैं, आप जल की उपासना करते हैं, आप नदियों की पूजा करते हैं। जब आप नदी की पूजा करेंगे तो आप नदी को पोल्यूट तो नहीं करेंगे, आप उसमें कुछ गंदगी तो नहीं डालेंगे, आप उसको एक पवित्र मानकर चलेंगे। तो ऐसे बहुत सारी संस्कृतियां हैं। फिर उनकी स्किल्स थी बहुत सारी, जो कि समय के साथ उन संस्कृतियों के नष्ट होने के साथ साथ वो नष्ट हो गई। वो स्किल्स बड़ी आवश्यक हैं और बड़ी अच्छी, आज के लिए आज भी उनकी रेलेवेंस है। फिर उनके अपने मेडिकल सिस्टम्स थे। आज जितने हॉस्पिटल्स हैं और जितने डॉक्टर्स हैं, जितनी दवाइयाँ हैं, जितनी फैक्ट्रीज हैं, जितना कुछ भी है, वो पहले तो नहीं था। तो पहले लोगों के अपने हर्बल सिस्टम्स होते थे, सब देशों के होते थे, क्योंकि ईश्वर ने जहाँ हमें जन्म दिया है उसके अनुसार ही हमें भोजन भी दिया है, और उसके अनुसार ही कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ भी दी हैं कि उनका यदि हम ठीक से प्रयोग करें तो हमारी आधी बीमारियाँ
मैं एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रही हूँ, मुझे क्षमा करिए, परंतु मेरा लगता ऐसा है कि यदि हम अपने पुराने ढंग भोजन के अपना लें तो हमारी बहुत सारी समस्याएं तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगी। तो सभी संस्कृतियों का अपना एक फूड कल्चर है। आप कश्मीर में जाइए तो क्योंकि वो ठंडा है तो उसका अलग फूड कल्चर है। आप तमिलनाडु में जाएंगे तो उनका एक अलग फूड कल्चर है क्योंकि वो वहाँ के वातावरण के अनुकूल है। इसीलिए आप अलग अलग प्रांतों में देखेंगे अलग अलग ढंग का भोजन बनता रहा। ऐसे ही आप दुनिया भर में जा सकते हैं। सभी देशों ने अपने अपने ढंग से एक फूड कल्चर डेवलप किया था। वो उनमें उस फूड में अपनी हर्ब्स भी प्रयोग करते थे, आज भी करते हैं। परंतु आज का व्यक्ति जो है अपने जो पुराना फूड कल्चर है उससे दूर हटके और एक जो मॉडर्न कल्चर हमारे पास आ गया है कि आज आप रहते तो भारत में हैं परंतु भोजन चीनी करना चाहते हैं या आप इटालियन करना चाहते हैं। ऐसे सभी प्रकार के भोजन स्वाद के लिए आप यदा कदा करिए, कोई बात नहीं, परंतु जो भोजन हमारा है, हमारा अर्थात हर देश का, तो वो भोजन एक बड़ा विशेष भोजन था, उनको स्वस्थ रखता था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनसे कि इन प्राचीन संस्कृतियों की रक्षा करना, उनको पुनर्जीवन देना वो भी आवश्यक है। और उनसे हमारी सहृदयता बढ़ती है, हमारी मित्रताएं बढ़ती हैं, हमारी कॉमनैलिटीज़ सामने आती हैं। अच्छा, वो जब हम लोग इकट्ठे होते हैं अपनी कॉन्फ्रेंसेस में तो 200, 300 लोग आते हैं, बहुत सारे देशों से आते हैं, 30, 40 ट्रेडिशंस को लेकर आते हैं, अपनी पूजाएं करके दिखाते हैं, हवन करके दिखाते हैं। बहुत सारे देशों में आज भी अग्नि पूजा होती है। तो अग्नि में जब हम कुछ समर्पित करते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो उसका वातावरण पर क्या प्रभाव होता है, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है, बहुत कुछ भुलाया जा चुका है, परंतु फिर भी कुछ कुछ जीवित है। तो वो लोग हमारे सब लोग आपस में भी मित्र बनते हैं। ये नहीं कि भारत महान है तो भारत के नहीं, ऐसा नहीं। सभी संस्कृतियाँ महान हैं, सभी संस्कृतियों का एक अपना महत्व है और सभी संस्कृतियाँ जब इकट्ठी मिल बैठ के बातचीत करती हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो उन देशों का परस्पर भी सौहार्द बनता है। आज जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है संसार भर का, वो है वॉर। हम लोग क्यों झगड़ा करते हैं? कल एक मैं बुद्धिस्ट फिल्म देख रही थी तो एक छोटा सा भिक्षु था, उसको वर्ल्ड कप फुटबॉल का देखना था, परंतु जो बड़ा सीनियर मोस्ट था वो पूछने लगा कि ये क्या है, तो उसमें होता क्या है। तो उसने, छोटे वाले ने बताया कि इसमें 2 देश लड़ते हैं। किस लिए लड़ते हैं? एक बॉल के लिए लड़ते हैं। फिर उन्हें मिलता क्या है? बोले एक कप मिलता है। तो ऐसे उसको बता रहे थे कि आज की संस्कृति और पुरानी संस्कृति या ऐसा बहुत कुछ है जो कि हम उसमें लोगों में सहृदयता, मित्रता, आज हम ब्रदरहुड की बात करते हैं, परंतु उस ब्रदरहुड को लाने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। और वो तब होता है जब हम एक कॉमन ग्राउंड पर सोचते हैं, कॉमन ग्राउंड पर विचार करते हैं, उस पर काम करते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ओ वी आर ब्रदर्स, वी थिंक द सेम वे। तो इस प्रकार से हम उस संस्था में कार्य करते हैं। बतौर रिसर्चर, बतौर एक्सप्लोरर आपने कई सारे देशों का भ्रमण करा, जिसमें सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग जैसे देश शामिल हैं। तो आपको क्या लगता है किन किन कल्चरल डिफरेंसेस का अगर मैं बात करूं या कल्चरल सिमिलैरिटीज़ की बात करूं, इन सभी देशों में और भारत में देखने को आपको मिलता है? देखिए, जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृति गई और वहाँ स्थापित हुई, जैसे जापान है या चाइना है या सारे साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, आप मंगोलिया से इंडोनेशिया तक कहीं भी चले जाइए, कंबोडिया है, एक जो समान है वो है अध्यात्म की इच्छा, अध्यात्म के लिए कार्य करना। दूसरी जो है समानता सारे देशों में आपको दिखाई देगी, वो है पुण्य की कामना। बड़े बड़े सम्राटों ने ऐसे कार्य किए जो वो पुण्य के लिए थे। सम्राट अशोक की हम लोग बात करते हैं, सम्राट अशोक के जितने शिलालेख मिलते हैं उसमें आपको क्या मिलता है कि उन्होंने कुएं खुदवाए, उन्होंने लोगों की रहने की व्यवस्थाएं की, उन्होंने चिकित्सालय कर खुलवाए, लोगों के लिए नहीं, पशुओं के लिए भी। तो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का जो एक कॉन्सेप्ट था वो सभी देशों ने लिया। फिर हमारी जितनी कलाएँ हैं वो आपको थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं सब में दिखेंगी, परंतु मूल तत्व जो हैं वो आपको सब में मिलेंगे। सब ने मंदिर बनाना आरंभ किया, ढंग अपना अपना है। आपको इंडोनेशिया का स्तूप या चीन के स्तूप में अंतर दिखाई देगा, आपको जापान के मंदिर में और कंबोडिया के मंदिर में अंतर दिखाई देगा। सब ने अलग अलग ढंग से बनाए, अपने अपने ढंग से निर्माण किया। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति इट्स एन ओपन कल्चर।
हम लोग थिंकर्स हैं, हम लोग ओपन हैं कि आप इस पुस्तक में जो लिखा है आप उसको मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो भी ठीक है, परंतु हमें शास्त्रार्थ करना होगा। शास्त्रार्थ भी होते थे। तो जितना ज्ञान के प्रति रुझान है वो सभी देशों में है, परंतु भिन्नताएं आपको दिखेंगी कि डांस अगर आप जापान का देखेंगे तो आपको थोड़ा अलग दिखाई देगा, आप कंबोडिया का देखेंगे तो अलग दिखाई देगा, आपको समानताएं साउथ ईस्ट एशिया में दिखाई दे जाएंगी कि कंबोडियन डांस जो है वो इंडोनेशिया के डांस से बहुत भिन्न नहीं है। फिर लोगों ने अपनी अपनी कलाएं विकसित की, कहाँ कहाँ से, भारत इतना बड़ा है, यहाँ से अनेक स्थानों से हमारे आचार्य गए, धर्म प्रचार, संस्कृति प्रचार, ज्ञान के प्रचार के लिए गए। तो वो जिस जिस क्षेत्र से गए उस क्षेत्र का प्रभाव भी वहाँ पर दिखाई देता है। फिर जैसे पितृ पूजा है, बहुत सारे देशों में दिखाई देती है, परंतु ढंग अपने अपने हैं, शैलियाँ अपनी अपनी हैं। बौद्ध धर्म सभी एशिया के देशों में गया, परंतु बुद्धिज़्म जब आप तिब्बत का देखेंगे तो आपको अलग दिखाई देगा, आप जापान में जाएंगे आपको शिंगोन अलग दिखाई देगा, आपको जैन बुद्धिज़्म अलग दिखाई देगा, आप साउथ ईस्ट एशिया में जाइए तो जो थेरवाद है, स्थविरवाद, जो भिक्षुओं के स्थविर का अर्थ है भिक्षु, तो वो जो है वो आपको अलग दिखाई देगा। महायान जितने ग्रंथ हैं लिखे गए, महायान के ग्रंथों के आधार पर जितने सेक्ट और सबसेक्ट बन गए उनका आपको थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। तो बुद्धिज़्म को ही अगर आप ले लें तो हर स्थान पे आपको बुद्धिज़्म में भी थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा। तो समानताएं भी हैं, अंतर भी हैं, दोनों हैं, परंतु जो उसकी अंतरधारा है, जो उसकी फाउंडेशन है वो समान है, क्योंकि वो संस्कृतियाँ नदियों की संस्कृतियां हैं। भारत की संस्कृति नदियों की संस्कृति है, नदियों के किनारे उसका विकास हुआ है, और जिन जिन देशों में नदियों के किनारे संस्कृतियों का विकास हुआ है वो बहुत जल्दी हमारे मित्र बन गए, और आज तक वहाँ पर हमारी संस्कृति विद्यमान है। किसी भी एशिया के देश में जाइए जो आपको देखने को मिलेगा, एज टूरिस्ट भी आप जाते हैं तो आपको बहुत कुछ मंदिर आदि ही दिखाते हैं। आप विदेश में भी जाएंगे तो जितने म्यूजियम्स आप विजिट करेंगे उसमें बड़ी संख्या में आपको वो कलाकृतियाँ रखी हुई दिखाई देंगी जो भारत या भारत भावित, मैं कहती हूँ संसार, जो भारतीय संस्कृति का क्षेत्र था वहाँ से वो लोग ले गए हैं। परंतु सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि जितने भी म्यूजियम्स दुनिया भर में हैं वो हमारे कल्चरल एम्बेसडर्स का काम स्वयं कर रहे हैं, उसमें भारत को कुछ नहीं करना पड़ता। वे उस पर पुस्तकें लिखते हैं, वे प्रदर्शनियां करते हैं, वे कैटलॉग्स बनाते हैं, वे लेक्चर्स करते हैं, वे म्यूजियम्स जितने भी हैं उनमें सुरक्षित कलाकृतियों पर बहुत अच्छा गहन अध्ययन हो रहा है और प्रकाशन भी हो रहा है, और अन्य प्रकार के कार्यक्रम भी वे लोग करते हैं। आप अमेरिका के, यूरोप के किसी भी म्यूजियम में जाइए, आपको बहुत सारे म्यूजियम्स ऐसे हैं जिनमें एशियन कलेक्शंस या इंडियन कलेक्शंस या इस प्रकार से आपको मिलेंगे। तो वो सब भी हमें मिलते हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उनको हमें प्रमोट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ वो रहते हुए हमारा कार्य कर रहे हैं, हमारे सांस्कृतिक दूत बने हुए हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आखिरकार हमारे देश की युवाओं के लिए और हमारे समाज के लिए आप इंडियन कल्चर पर क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश उनको देना चाहेंगी? देखिए, आज की स्थिति को देखते हुए मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आज का युवा अपने परिवारों से दूर हो रहा है। उसके कारण बहुत सारे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाई के लिए जाना है, आपको जॉब के लिए जाना है, आपको अनेक कारण बन जाते हैं। दूसरा कारण, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो स्वतंत्रता के बाद जो शिक्षा व्यवस्था पहले से चल रही थी उसी के आधार पर हमने नई शिक्षा व्यवस्था बना दी। हम लोग कहते हैं मैकॉले ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ा, परंतु अब इतना समय हो गया, हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष भी मना चुके, परंतु हम अपने भारतीय नवयुवक को भारतीय होने का गर्व नहीं दे पा रहे।
उनको अभी भी वेस्टर्नाइज्ड माइंड्स जो है ना, वो कॉलोनाइज्ड माइंड है, वेस्टर्नाइज्ड भी नहीं कहना चाहूँगी, कॉलोनाइज्ड माइंड है। जैसा अंग्रेज चाहते थे कि ये काले, ये जो हैं गोरे नहीं तो काले अंग्रेज़ बने रहें, वो हम बने हुए हैं। हमें अपने इतिहास का नहीं पता, अपने दर्शन का नहीं पता। आप में से कितने बच्चे हैं, यदि आज मैं प्रश्न करूं पाणिनि जानते हैं आप, तो आपको नहीं पता होगा पाणिनि कौन है। आपसे मैं रामानुजाचार्य के विषय में पूछूं, आपके लिए बहुत सारे आचार्य, बड़े महान आचार्य हुए, बच्चों को नहीं पता। तो आपको भगवत गीता में क्या लिखा है नहीं पता, आपको रामायण में क्या लिखा है। आप सोच सकते हैं, रामायण फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मैंने एक दिया था लेक्चर, अमेरिका के में वहाँ के लॉ मेकर्स के लिए, वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस के लिए हम रामायण की दृष्टि से क्या सीख सकते हैं, कौन सी वैल्यूज सीख सकते हैं। देखिए, वैल्यू सिस्टम जैसे जैसे गिरता है वैसे वैसे देश गिरता है। हमें टेक्नोलॉजी और जो भी हमारा मटेरियल वर्ल्ड है उसमें दोनों में हमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। उसके लिए एक उदाहरण मैंने पिछले कुछ समय में दिया। मैं कॉन्फ्रेंस कर रही थी अतीशा पर, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो हमारी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसके लिए। तो उन्होंने पूछा, वाई आर यू वेस्टिंग पब्लिक मनी, कौन जानता है अतीश को, क्या ज़रूरत है उसकी। मैंने उनसे पूछा, पत्रकारों से, कि आप मुझे बताइए, उस समय वो बस का रेप कांड होके चुका था, कि व्हाट इज़ दिस दैट यू आर राइटिंग, that something has gone wrong in last 10-15 years. Tell me what has gone wrong. Number 2, the youth is shouting slogans on the streets, we need a change. कौन सा change है that they are demanding? और आप लाएंगे कैसे? So there was complete pin drop silence. क्योंकि कुछ तो हुआ है, तो हमारा संस्कार गिरा है, हमारा वैल्यू सिस्टम गिरा है। वो इसलिए गिरा है क्योंकि हमें अपनी संस्कृति का पता ही नहीं। तो ये अपनी संस्कृति से आप तब जुड़ेंगे जब आपको ये पता हो कि इसमें क्या है। तो मैं ये कहती हूँ कि फर्स्ट इंस्पायर, देन एजुकेट, देन एनलाइटन, देन ग्रूम एंड ट्रेन। क्योंकि जो आप प्रैक्टिस करते हो, यू बिकम वॉट यू प्रैक्टिस। आज हमें टेररिस्ट की तो ज़रूरत नहीं है, आज हमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है जो मन से भी अच्छे हों। आप एक अच्छे एडवोकेट बनिए, परंतु अगर आप एडवोकेट बन के सिर्फ पैसा कमाना ही अपना धर्म मानेंगे, उसमें बैलेंस नहीं लाएंगे, तो जस्टिस नहीं दे सकते। जितना भी हमारा लॉ है, मैं कोई लॉ की एक्सपर्ट नहीं हूँ, परंतु जो मैं समझ रही हूँ वो ये है कि जो हमारे नियम बने हैं, जो भी लॉ है, उसकी आप बहुत तरह की इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं, परंतु द बेस्ट इंटरप्रिटेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शुड बी वैल्यू बेस्ड। आपने उसको जजमेंट देना है, आप एक जज की कुर्सी पे बैठे हैं, तो आपको जजमेंट ऐसा भी तो देना चाहिए ना जो उसके हित या सुख में हो और आप सच्चे भी हो और वो सच्चा भी हो। सच्चे व्यक्ति को आप जजमेंट दीजिए। तो ये जो वैल्यू सिस्टम गिरा है, उससे क्या हो गया कि हर चीज़ एक प्रोफेशन बन गई। आपकी जुडिशरी प्रोफेशन बन गई, आपका मेडिकल सिस्टम प्रोफेशन बन गया, आपका एजुकेशन सिस्टम प्रोफेशन बन गया। वो प्रोफेशन बने, बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, अच्छे डिग्री कॉलेजेस चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। और वो तब होगा जब आपका वैल्यू सिस्टम्स होगा। तो मैं अपने यूथ को ये देना चाहती हूँ कि हम भारतीय हैं, भारत एक विलक्षण देश है। वो विलक्षण क्यों है? भारतीय विद्याओं के कारण, भारतीय ज्ञान परंपराओं के कारण, भारतीय मूल्यों के कारण। आज एक छोटा सा बच्चा भिखारी भी जितना अच्छा, उसके मन में एथिक्स है ना। हमारा जो कल्चर है वो केवल ये नहीं हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, नहीं, हमारे कल्चर की बहुत सारे क्षेत्र हैं। इंटेलेक्चुअल कल्चर है, एथिकल कल्चर है, मेडिकल कल्चर है, आर्टिस्टिक कल्चर है, वैल्यू कल्चर है हमारा। हम लोग उस सब को छोड़ते जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ एक डांस एंड म्यूज़िक इज़ नॉट कल्चर। कल्चर की बहुत सारे क्षेत्र हैं, और इंटेलेक्चुअल कल्चर भी हम खो ना दें।
यदि हम अपने नवयुवकों को, आपकी पीढ़ी को हम ये कल्चर नहीं दे पाए तो ये हमारी भूल होगी। आज हमारी ये कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हम आपको उससे परिचय कराएं। मैं ये नहीं कहती कि आप एक अच्छे वकील हैं तो आप भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं, एक अच्छे उससे कुछ, मैं कहती हूँ कि आप एक मधुमक्खी की तरह फूल में से जगह जगह से उसका नेक्टार इकट्ठा करती है, उसका अमृत इकट्ठा करती है, फूल को कष्ट नहीं पहुंचाती। तो हमें अनेक स्थानों से कुछ कुछ इकट्ठा करिए, जो आपको लगे, जो आपको दिखे, जो आपके पास उपलब्ध हो, अच्छी चीज़ों का संग्रह करिए और अपने जीवन में डालिए। एक अच्छे व्यक्ति बनिए और गर्वित भारतीय बनिए। जो मैं दुनिया भर में देख रही हूँ, अभी कुछ अंतर आया, परंतु भारतीयों के लिए जो सम्मान होना चाहिए वो पहले नहीं था। अभी कुछ इस इंडस्ट्री के कारण बढ़ा है, आईटी प्रोफेशनल्स, ये वो सब चल रहा है, उसके कारण बहुत सा हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे एडवोकेट्स भी हैं, हमारे भारतीय बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पर हैं, मैं मानती हूँ। परंतु यदि हम कौन है, हमारी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, उसको भी लेकर चलेंगे तो आपको जीवन का आनंद आएगा और आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख भी पाएंगे। आज हम जो इतना फ्रस्ट्रेशन है, मैं जगह जगह देख रही हूँ, लोग मुझे मिलते हैं, विदेशी लोग, I am attached to this ashram and I am giving talks about relaxation of mind। तो आश्रमों से लोग जुड़ रहे हैं, वो क्यों? क्योंकि इतनी टेंशन्स है, इतनी फ्रस्ट्रेशन है। वो सब क्यों है? क्योंकि आज हम एक अंधी दौड़ में जा रहे हैं और वो दौड़ केवल पैसे की दौड़ है। आपको इतना बड़ा पैकेज चाहिए, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य उसके लायक है या नहीं है, परंतु आपको करना है। पिछले दिनों अभी मुझे एक का पता चला, बड़ी 26-27 वर्ष की हमारी एक किसी मित्र की बिटिया, उसको अचानक इतना ब्लड प्रेशर हाई हो गया। क्यों? क्योंकि वर्क प्रेशर है, आपको रात दिन काम करना है। क्यों? क्योंकि आपका पैकेज है, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन है। तो एक रिलैक्सेशन ऑफ माइंड भी चाहिए। आप प्रसन्न चित्त होकर काम करें, आप कुछ ऐसा करें, जैसे योग की आपने बात की। जब आप योग करते हैं तो आपकी एनर्जी बढ़ती है। जब आपकी एनर्जी बढ़ती है तो आप उतने समय में अधिक अच्छा और अधिक काम भी कर सकते हैं। आपकी नींद कम होती है, आलस्य कम होता है, आपके अंदर अधिक एनर्जी होगी, नेचुरली पॉजिटिव। अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी तो यू विल बी मोर पॉजिटिवली वर्किंग, तो आपका ऑरा फर्क आएगा। आपका ऑरा जब पॉजिटिव होगा तो देन यू विल बी हेल्दी, यू विल हैव अ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चे अपनाएं। कुछ भी बने, दुनिया के सबसे अच्छे एस्ट्रोनॉट क्यों ना बने, दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर क्यों ना बने, सब कुछ बने, परंतु उसके साथ साथ वैल्यू सिस्टम को भी रखें और भारतीय विद्याओं को भी अप्लाई करें। एप्लीकेशन ऑफ भारतीय विद्या इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है तिब्बत में एस्ट्रो मेडिसिन चलती है, एस्ट्रोलॉजी के साथ मेडिसिन चलती है, उसके सिस्टम में उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को भी डाल दिया है, क्योंकि उसका प्रभाव होता है शरीर पर, रोगों पर। तो ऐसा बहुत सारा कुछ है। यदि आप आयुर्वेद थोड़ा सा भी पढ़ लें, अभी मैं यहाँ पर एक कोर्स चलाती हूँ, डाइट एंड न्यूट्रिशन। एक आप अच्छी प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर कॉम्बिनेशन में, प्रॉपर टाइम पर अपने शरीर को जो सूटेबल है वो लें, आपकी आधी बीमारियाँ खत्म हो जाएंगी। आपकी मतलब बहुत लोगों की हो रही हैं उस कोर्स को करके। तो ऐसा ऐसा सब कुछ है। थोड़ा थोड़ा पढ़ें, थोड़ा थोड़ा समझें, थोड़ा थोड़ा जानें, थोड़ा थोड़ा अप्लाई करें एंड यू विल बी अ प्राउड इंडियन। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका अपना कीमती समय निकाला, हमें दिया। और भारतीय विद्या भवन सेंटर, नंदलाल सेंटर ऑफ इंडोलॉजी जो है, उसके ऊपर आपने कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, उसकी आप डीन हैं, किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाया जाएगा, उसके बारे में आपने जिक्र करा। और इंडोलॉजी आखिरकार है क्या और हमारे समाज के लिए क्यों ज़रूरी है, इसको लेकर भी उन्होंने बड़ी बेबाकी से उत्तरों के जवाब दिए, प्रश्नों के उत्तरों के जवाब दिए। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।